स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बीए फाइनल ईयर का पेपर सेकंड, समकालीन भारत में सामाजिक समस्याएं। और इसमें आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सामाजिक समस्याओं के अवधारणात्मक पक्ष के बारे में। समाजशास्त्र काफ़ी लंबे समय से सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में रुचि लेता रहा है। यदि ये कहा जाए कि समाजशास्त्र का विकास समस्या मूलक परिस्थितियों को कम करने के प्रयत्न के रूप में ही हुआ, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सामाजिक समस्याएं एक उपयोगी समाजशास्त्रीय अवधारणा है और सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में लोगों की रुचि के बने रहने का कारण ये है कि ये सामाजिक जीवन का एक अभिन्न अंग होती हैं। मनुष्य कभी भी सामाजिक समस्याओं से पूर्ण तरीके से मुक्त नहीं रहता है। इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि आज संचार के साधनों और शिक्षा के प्रसार के कारण वह इन समस्याओं के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील हो गया है। परिणाम ये हुआ कि असंतुष्ट लोगों के व्यवहार के प्रति समाज में जागरूकता आई है। लोग ये अनुभव करने लगे हैं कि राष्ट्र के साधनों का कुछ भाग सामाजिक समस्याओं को हल करने में खर्च किया जाना चाहिए। तीव्र गति से होने वाले सामाजिक परिवर्तनों के साथ साथ सामाजिक समस्याओं में लोगों की रुचि बढ़ती जा रही है। वर्तमान में सामाजिक समस्याओं के निवारण के लिए लोग अर्थशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों और समाजशास्त्रियों के विशिष्ट ज्ञान का लाभ उठाना चाहते हैं। पिछले कुछ ही वर्षों से, विशेषतः स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, समाजशास्त्रियों ने सामाजिक समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया है। इस अध्ययन में एक सबसे बड़ी कठिनाई इस बात को लेकर आती है कि सामाजिक समस्या को हल कैसे किया जाए, या फिर ये सामाजिक समस्या बनती कैसे है। सामाजिक समस्या हम किसे माने और किन सामाजिक समस्याओं को प्राथमिकता दें। सामाजिक समस्याओं के समाधान को लेकर समाजशास्त्रियों में मतभेद भी पाया जाता है। इसका कारण यह है कि किसी भी समस्या के निराकरण के लिए या समाधान के लिए अनेक विकल्प हो सकते हैं। किसी सामाजिक समस्या का उदाहरण प्रस्तुत करना सरल है, लेकिन उसे परिभाषित करना भी बहुत कठिन हो जाता है। जैसे बाल अपराध, वयस्क अपराध, बेकारी, निर्धनता, शारीरिक और मानसिक बीमारी, मद्यपान, विवाह विच्छेद, जातिवाद, युद्ध आदि सामाजिक समस्याओं के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। और इन सभी समस्याओं के प्रति एक पारस्परिक संबंध भी पाया जाता है। एक लंबे समय तक बेरोजगारी के बने रहने से निर्धनता उत्पन्न होती है। इसी प्रकार एक लंबी अवधि तक युद्ध के चलने से विवाह विच्छेदों, बाल अपराधों और सामाजिक मानसिक बीमारियों की संख्या में वृद्धि होती है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक समस्याएं एक दूसरे पर अंतर्निर्भर होती है, इसलिए उनमें किसी को भी सुलझाने के लिए, इन सभी के निवारण के लिए एक साथ प्रयत्न करना बहुत ज़रूरी होता है। यह भी विश्वास किया जाता है कि एक समस्या के निराकरण से कोई दूसरी समस्या उत्पन्न हो सकती है। एक सामाजिक समस्या को किसी भी परिभाषा में परिभाषित करने के लिए 3 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। पहला है, सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जिसमें सापेक्ष रूप से काफ़ी लोग उलझे होते हैं, यद्यपि ये कहना बहुत कठिन है कि कितने लोग। दूसरा यह है कि इस दशा को अधिकांश लोगों की मूल्य व्यवस्था की दृष्टि से समाज के लिए खतरा समझा जाता है। तीसरा तत्व ये है कि मानकर चला जाता है कि सामूहिक प्रयत्न के द्वारा इस दशा को नियंत्रित किया जा सकता है। यहाँ हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि सामाजिक समस्या वस्तुनिष्ठ दृष्टि से, या हम कह सकते हैं कि यथार्थ रूप में मौजूद हो सकती है, लेकिन वो व्यक्तिपरक ढंग से अस्तित्व में नहीं आ सकती। मतलब जब तक कि समाज के बहुत से लोग किसी भी सामाजिक समस्या को समस्या मानकर उसके प्रति जागरूक न हो, तो उसे हम कह सकते हैं व्यक्तिगत ढंग से अस्तित्व में नहीं आना। मतलब सामाजिक समस्या वस्तुनिष्ठ या यथार्थ रूप में तो है, लेकिन जब तक लोग उस सामाजिक समस्या के प्रति जागरूक नहीं होंगे और उसे एक सामाजिक समस्या नहीं मानेंगे, तो तब तक भी हम ये सामाजिक समस्या को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि एक सामाजिक समस्या का अस्तित्व उसके प्रति जनता में जागरूकता पर निर्भर करता है। उस समस्या को हल करने के प्रयत्न इस बात पर निर्भर करते हैं कि उसके विरुद्ध जनमत को कितने प्रभावशाली ढंग से संगठित किया
जा सकता है। किसी भी सामाजिक समस्या का समाधान हम तभी कर सकते हैं जब हम उस समाज के लोगों को उस समस्या के समाधान के लिए या उस समस्या से निपटने के लिए उस समस्या के विरुद्ध लोगों को संगठित कर सकें, लोगों को इकट्ठा कर सकें, प्रभावशाली ढंग से उनको प्रभावित कर सकें। सामाजिक समस्या एक तत्व ये भी है कि एक ऐसी दशा है जिसे समाज खतरे के रूप में देखता है। एक विशिष्ट दशा की उपस्थिति मात्र से सामाजिक समस्या निर्मित नहीं होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग उस दशा को किस रूप में परिभाषित करते हैं। वे विभिन्न परिस्थितियों या दशाओं को अपने मूल्यों, मनोवृत्तियों और प्रेरणाओं की पृष्ठभूमि में ही देखने या समझने की कोशिश करते हैं। इनमें सबसे अधिक महत्व मूल्यों का है जो व्यक्ति की मनोवृत्तियों को प्रभावित करते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि एक ऐसी सामाजिक दशा जो सामान्य रूप से अधिकांश लोगों के मूल्यों की दृष्टि से खतरे के रूप में देखी जाती है, उसे सामाजिक समस्या कहा जाता है। बाल अपराध और वयस्क अपराध निजी संपत्ति जीवन के लिए खतरे के रूप में होती हैं। इसी कारण इन्हें सामाजिक समस्याओं के रूप में देखा जाता है। स्पष्ट ये है कि एक सामाजिक समस्या को सामाजिक समस्या के रूप में परिभाषित करने में समाज विशेष की मूल्य व्यवस्था का बहुत अधिक महत्व होता है। जब तक किसी सामाजिक दशा को समाज के अधिकतर लोग अपने कल्याण के लिए खतरे के रूप में नहीं देखें, तब तक वो सामाजिक समस्या नहीं कहला सकती। बेकारी और मद्यपान उसी समय सामाजिक समस्याओं की श्रेणी में आते हैं जब इनकी मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि समाज को इनसे खतरा पैदा हो जाता है, और ये समस्या का रूप उसी समय ग्रहण करते हैं जब बहुत से लोग इनसे प्रभावित होते हैं। बहुत से लोग इनके प्रति जागरूक भी होते हैं और इनके हल के लिए सामूहिक रूप से प्रयत्नशील भी होते हैं। सामाजिक समस्या को समझने के लिए हमें इसके विभिन्न परिभाषाओं के बारे में भी अध्ययन करना होगा। जैसे W. वैलेस वीवर ने कहा था कि सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जो चिंता, तनाव, संघर्ष और निराशा उत्पन्न करती है और आवश्यकता की पूर्ति में बाधा भी डालती है। सामाजिक समस्या उद्वेगात्मक या मानसिक व्याकुलता के लिए उत्तरदायी होती है। मतलब कोई भी सामाजिक समस्या अगर समाज में होती है तो इससे समाज के सदस्यों में चिंता, तनाव, इसमें वृद्धि होती है। चिंता समस्या में गतिशील तत्व के रूप में पाई जाती है। एक समस्या मूलक परिस्थिति उन व्यक्तियों को इसका हल खोजने के लिए बाध्य करती है जो इससे प्रभावित होते हैं। समस्या से छुटकारा प्राप्त करने के लिए परिस्थिति को सामाजिक परिवर्तनों के माध्यम से बदलना ज़रूरी होता है। सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में ध्यान सामाजिक परिस्थितियों पर केंद्रित किया जाता है। रॉब और सेल्जनिक ने भी सामाजिक समस्याओं को परिभाषित करते हुए कहा है कि मानवीय संबंधों से संबंधित एक समस्या मानव है जो समाज के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है या जो व्यक्तियों की महत्वपूर्ण आकांक्षाओं की प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न करती है। पॉल लैंडिस सामाजिक समस्या के संबंध में कहते हैं कि सामाजिक समस्याएं व्यक्तियों के कल्याण संबंधी अपूर्ण आकांक्षाएं हैं। क्लेरेंस मार्शकेश कहते हैं कि सामाजिक समस्या का तात्पर्य किसी ऐसी सामाजिक परिस्थिति से है जो एक समाज में काफ़ी संख्या में योग्य अवलोकनकर्ताओं के ध्यान को आकर्षित करती है और सामाजिक या सामूहिक किसी एक या दूसरे किस्म की क्रिया के द्वारा पुनः सामंजस्य या हल के लिए उन्हें आग्रह करती है। रिचार्ड सी फुल्लर और रिचार्ड मायर्स कहते हैं कि व्यवहार के जिन प्रतिमानों या परिस्थितियों को किसी समय समाज के बहुत से सदस्य आपत्तिजनक या अवांछनीय मानते हों तो उसे हम सामाजिक समस्या कह सकते हैं। इन सदस्यों की मान्यता रहती है कि इन समस्याओं को हल करने के लिए और उनके कार्य क्षेत्र को भी कम करने के लिए हमें सुधार नीतियाँ, कार्यक्रम और सेवाओं की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से सामाजिक समस्या को परिभाषित करते हुए मेरिल और एल्ड्रिस ने कहा है कि सामाजिक समस्याएं उस समय उत्पन्न होती हैं जब गतिहीनता के कारण काफ़ी संख्या में लोग अपनी अपनी अपेक्षित सामाजिक भूमिकाओं में कार्य करने में असमर्थ होते हैं। हार्टन और लेस्ले कहते हैं कि सामाजिक समस्या एक ऐसी स्थिति है जो बहुत से लोगों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है और जिसका हल सामूहिक क्रिया द्वारा हो सकता है। वॉल्स और फर्फे कहते हैं कि सामाजिक समस्या सामाजिक आदर्शों का विचलन है जिसका निराकरण सामूहिक प्रयास से ही
किया जा सकता है। इसी प्रकार से अर्नाल्ड एम रोज ने भी कहा है कि सामाजिक समस्या एक ऐसी परिस्थिति है जो किसी समूह के द्वारा अपने सदस्यों के लिए असंतोष के एक स्रोत के रूप में देखी जाती है और जिसमें बेहतर विकल्पों को मान्यता दी जाती है ताकि समूह या समूह में व्यक्ति कोई परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित होते हैं। इसे सामाजिक समस्या इसीलिए माना जाता है क्योंकि ये सामाजिक वातावरण में ही पाई जाती है और उत्तरदायी कारणों के इस रूप में देखा जाता है कि वे पर्यावरण में ही मौजूद हैं। जो सामाजिक समस्या के उत्पत्ति के पीछे जो मूल या उत्तरदायी कारण माने जाते हैं वो ये माना जाता है कि वो सामाजिक पर्यावरण में ही मौजूद होते हैं, इसलिए इसे सामाजिक समस्या कहा जाता है। शेपर्ड और वॉस ने कहा कि एक सामाजिक समस्या समाज की कोई भी ऐसी सामाजिक दशा है जिसे समाज के एक बहुत बड़े भाग या शक्तिशाली भाग के द्वारा अवांछनीय और ध्यान देने योग्य समझा जाता है। इन सभी परिभाषाओं से सामाजिक समस्या के अर्थ को हम भलीभांति समझ तो चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ इसके कुछ सामाजिक समस्याओं के सामान्य तत्व भी हमें यहाँ पे निकल कर दिखाई देते हैं। जैसे कि सामाजिक समस्या एक ऐसी कष्टप्रद दशा है जो व्यक्ति और समाज दोनों के विकास की दृष्टि से बाधक है। सामाजिक समस्या का मनोवैज्ञानिक और भौतिक विस्तार इतना होता है कि उससे एक महसूस की जाने वाली आवश्यकता की पूर्ति में बाधा उत्पन्न हो जाती है या हमें बाधा महसूस होने लगती है। किसी सामाजिक दशा के सामाजिक समस्या कहलाने के लिए ये भी ज़रूरी होता है कि समूह या जनता में उसके प्रति जागरूकता पाई जाती है। असामंजस्यपूर्ण शक्तियों और उनके परिणामों को रोकने के लिए सामाजिक क्रिया और नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। पुनः सामंजस्य स्थापित करने के लिए पर्यावरण संबंधी परिस्थिति में संरचनात्मक संशोधन भी बहुत ज़रूरी होता है। ये सामाजिक समस्या के महत्वपूर्ण तत्व थे। सामाजिक समस्याएं वे सामाजिक दशाएं या परिस्थितियां होती हैं जो समाज में सामंजस्य, सुदृढ़ता और सामाजिक मूल्य व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करती है। इसीलिए सामाजिक समस्याओं को हम उन सामाजिक दशाओं के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो सामाजिक कल्याण के लिए काफ़ी खतरे के रूप में होती है और जिनके प्रति एक समाज के काफ़ी लोग जागरूक होते हैं और निराकरण के लिए सामूहिक रूप से कोई रचनात्मक कार्य या प्रयास करने की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। किसी सामाजिक समस्या को हल करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए एक मात्रा में सार्वजनिक धन व्यय करने की भी आवश्यकता होती है। किसी सामाजिक दशा को सामाजिक समस्या के रूप में समझने और हल करने के लिए फुलर ने 3 अवस्थाओं से गुजरना ज़रूरी बताया है। पहली अवस्था बताई है फुलर ने कि किसी परिस्थिति को सामाजिक समस्या मानने के लिए ज़रूरी है कि लोगों को यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि वह परिस्थिति लोगों की मूल्य व्यवस्था की दृष्टि से अनुचित है और उसको हल करने के लिए कुछ करना चाहिए। दूसरा ये कि किसी सामाजिक समस्या के अस्तित्व को स्वीकार करने पर उसके निवारण के लिए अनेक सुझावों में से किसी एक को मानकर उसके अनुरूप साधन ढूंढने का भी प्रयास किया जाता है। तीसरा, किसी साधन को ढूंढने के पश्चात उसको कार्यान्वित कर सुधार लाने की कोशिश की जाती है। अधिकांश सामाजिक समस्याएं मानव निर्मित होती हैं और उन्हें सच्चे सामूहिक प्रयत्नों द्वारा हल किया जा सकता है। जॉन जे कैन ने सामाजिक समस्याओं को 2 भागों में बांटा है। पहला प्रकट सामाजिक समस्या और दूसरा प्रत्याशित या गुप्त सामाजिक समस्या। एक प्रकट सामाजिक समस्या एक ऐसी सामाजिक दशा है जिसके लिए राज्य, निजी संस्थाएं या दोनों के द्वारा सामूहिक रूप से उपचारात्मक प्रयत्न किए जाते हैं, क्योंकि जनता को इसके प्रति जागरूक कर दिया जाता है और वह ऐसा विश्वास करने लगती हैं कि ये दशा समाज की मूल्य व्यवस्थाओं के अनुसार समाज के लिए खतरा है। जैसे कि बाल अपराध, मद्यपान, बेरोजगारी की समस्या, निर्धनता और जनसंख्या वृद्धि की समस्या इसी प्रकार की एक प्रकट सामाजिक समस्या है जिसके प्रति लोगों में जागरूकता है और राज्य या निजी संस्थाओं के द्वारा इसके समाधान के लिए सामूहिक रूप से प्रयत्न किए जाते हैं। दूसरा प्रकार बताया है कैन ने
प्रत्याशित या अप्रकट सामाजिक समस्या, ये वह सामाजिक समस्या है जिसके लिए उपचारात्मक सामूहिक कार्यवाही नहीं की जाती है, लेकिन जो फिर भी समाज के लिए खतरा है। कम से कम जनता के किसी खंड या समूह या कई सुयोग्य अवलोकनकर्ताओं के मस्तिष्क में स्पष्ट है कि प्रत्याशित सामाजिक समस्या भी एक वास्तविक समस्या है, लेकिन वो उस समय तक सामाजिक समस्या के रूप में प्रतीत नहीं होती है जब तक कि उसके प्रति जनता में जागरूकता पैदा नहीं की जाती और उसके निवारण के लिए कोई सामूहिक कार्यवाही नहीं की जाती। हमारे देश में अस्पृश्यता सैकड़ों वर्षों तक एक प्रत्याशित सामाजिक समस्या के रूप में रही है, लेकिन वर्तमान में भी यह एक प्रकट सामाजिक समस्या बन गई है, क्योंकि इसके प्रति अब जनता में जागरूकता पाई जाती है और इसके निवारण के लिए सामूहिक प्रयत्न भी किए जाते हैं।